करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ से नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमारे सामने रखे हैं, जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जो पूरी जिंदगी वो अपने ऊपर से हटा ना पाए। जिस तरीके से मार्केट सिनेरियो अभी बना हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं जो मार्केट में माहौल बना हुआ है, नौकरी पाना कितना मुश्किल होता जा रहा है। आज एक इंसान MBA करके निकलता है अपने हाथ में बड़ी डिग्री लेके, लेकिन 15, 18, 20 हजार की नौकरी उसे करनी पड़ती है। एक इंसान किस तरीके से मेहनत कर रहा है अपना पेट पालने के लिए। इतना स्ट्रगल पता नहीं पहले दिनों में होता होगा या नहीं, लेकिन आज के टाइम पर जिस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं, स्टडीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी हिसाब से हमें नौकरी या पैसा नहीं मिल पा रहा। अब इस चीज से हर कोई रिलेट कर सकता है। लेकिन इमेजिन कीजिए कि जल्दीबाजी में आप एक नई नौकरी ज्वाइन करते हो और एक ऐसा ऑफिस ज्वाइन कर लेते हो जिसमें आपके साथ घुसते ही पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए। बहुत सारे लोग शायद कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे होंगे जिन्होंने नए ऑफिस ज्वाइन किए होंगे। आज का पूरा रियल इंसिडेंट इसी चीज पर आधारित है जो कि हमें भेजा है मनोज ने। मनोज आज के टाइम पे जो 22 साल के हैं, उनकी मम्मी के साथ ये पूरा रियल इंसिडेंट हुआ 2010 में, और इन्होंने इस चीज की गारंटी दी है कि अक्षय भाई आखिरी तक अगर लोग इस इंसिडेंट को सुनेंगे तो बहुत कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि अभी भी 2010 में होने के बाद ये इंसिडेंट 2025 में इस बारे में अगर सोचते हैं तो बुरी तरीके से कांप उठते हैं। ये पूरा रियल इंसिडेंट इनके साथ हुआ ऋषिकेश में। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मनोज के परिवार के बारे में जान लेते हैं। मनोज के पापा का जन्म नेपाल में हुआ था, काठमांडू के एक गांव के अंदर। मम्मी का जन्म दिल्ली में हुआ। जब ये लोग मिले थे तब ये दिल्ली में ही मिले थे। उसके बाद इनकी जब शादी हुई तो शादी होने के बाद प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होने की वजह से मनोज के मम्मी पापा ऋषिकेश में शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने अपने ऋषिकेश में पैर जमाए, और मनोज जो है अपने 3 भाइयों के बाद हुए थे, मतलब ये 4 भाई हैं मनोज को मिला के। परिवार में सब कुछ सही चल रहा था, बट एक चीज जो मनोज को खाती थी कि ये लोग मेहनत बहुत कर रहे थे लेकिन घर में उस तरीके से पैसे नहीं आ पा रहे थे। हालांकि मनोज उस टाइम पर 10 साल के थे, तो ये सबसे बड़े वाले भाई को भी मेहनत करते देखते थे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, मनोज के जो पापा थे वो गार्ड की नौकरी करते थे, और मनोज की जो मम्मी थी वो घर घर जाके सफाई का काम किया करती थी। तो मनोज की जो मम्मी थी उन्होंने पहले ही बहुत सारे काम पकड़े हुए थे, बहुत सारी कोठीज और बहुत सारे घरों में इनकी मम्मी जाकर कामकाज किया करती थी। वैसे तो कोई काम छोटा नहीं होता, लेकिन काम जब बढ़ाने की बात हो, मतलब इनकी मम्मी ने जब इस चीज़ के बारे में सोचा कि यार मेरे को और घरों में काम ढूंढना चाहिए, क्योंकि बच्चे 4 हैं, उनकी परवरिश करनी है और घर में पैसे जो है वो कम पड़ जाते हैं। मनोज के जो पापा थे वो गार्ड की नौकरी किया करते थे, तो उनकी एक फिक्स सैलरी हुआ करती थी, जबकि मनोज की मम्मी घर घर जाके जब सफाई किया करती थी तो जितने ज्यादा घर थे उतनी ज्यादा इनकम हुआ करती थी। हुआ क्या, 2010 में इनकी मम्मी ने बिना किसी से पूछे कुछ नए घरों में पता करना शुरू करा कि मेरे लिए कुछ काम है या नहीं है। आगे बढ़ने से इस प्रोफेशन के बारे में मैं बता दूं, जब आप साफ सफाई की बात करते हो तो इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है कि कोई आपको रेफर करते हैं। मान लीजिए आज अगर मैं किसी के घर में साफ सफाई का काम कर रहा हूँ और मैं उस घर में साफ सफाई का काम छोड़ के जा रहा हूँ, तो ये मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी जगह कोई अच्छा रिप्लेसमेंट छोड़ के जाऊं। लेकिन मनोज की जो मम्मी थी उन्होंने इस चीज़ को छोड़कर अलग अलग घरों को अप्रोच करना शुरू करा खुद से, और ये एक घर में पहुंचती हैं। वो घर दिखने में काफ़ी पुराना था। वहाँ पर जब ये जाती हैं तो उनसे बात करती हैं और बताती है कि मेरे को इतने साल का अनुभव है, इन घरों में मैं काम करती हूँ और आपके घर पे काम करना चाहती हूँ। तो वहाँ पर जब मनोज की मम्मी ने देखा तो वहाँ पर जो आदमी थे उस घर के जो हेड थे वो नहीं थे, और वहाँ पर जो औरत थी वो अपने बच्चे के साथ रहती थी। जो बच्चा था वो 5 साल का था, दिखने में बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, और उसका एक ऐसा नेचर था कि जब उन्होंने मनोज की मम्मी को देखा तो मनोज की मम्मी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई थी उस बच्चे से कि मैं इसकी देखभाल करूंगी तो इसे बहुत अच्छे से रखूंगी। अब वो जो औरत उस घर में रह रही थी उन्होंने भी मनोज की मम्मी से बात की और उनको फाइनल कर दिया। अगले दिन से बोल दिया कि आप आओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपसे यहाँ पे काम करवाएंगे, बस एक शर्त है। वो जो औरत थी उसने बताया कि मेरे जो पति है वो ज़्यादातर बाहर रहते हैं, बहुत मुश्किल से उनका आना होता है, तो आप मेरे बच्चे का ध्यान रखना और मेरे बच्चे की देखभाल आप करना। पैसे के ऊपर कोई नेगोशिएशन नहीं हुआ और मनोज की मम्मी को मुंह मांगे पैसे वहाँ पर दे दिए गए। अब मनोज की मम्मी जाना शुरू करती हैं, और आम दिनों में जैसे मनोज ने बताया कि भाई मेरी मम्मी ना बहुत थकी हारी आती थी, लेकिन जब उस घर से काम करके आती थी ना तो ऐसा लगता था जैसे मम्मी को बहुत अजीब सा एक सुकून मिला है वहाँ पे, क्योंकि एक 5 साल का बच्चा था जिनके साथ इनकी मम्मी खेलती थी। तो मनोज की मम्मी के लिए तो वो उनका जो है 5वां बच्चा ही हो गया था। 4 बच्चे तो पहले ही मनोज और उनके भाई को मिला के थे। तो मनोज की मम्मी उस बच्चे के साथ खेल के आती थी और बहुत खुश रहती थी। दूसरे घरों में जाती थी, साफ सफाई करती थी, लेकिन उस घर का जब नंबर आता था तो मनोज की मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। 1 महीना निकल गया, दूसरे महीने में
वो जो उस कोठी में माँ बेटे रहते थे, जो बच्चा 5 साल का था, तो जो माँ थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई मनोज की मम्मी के इस काम के रवैयों को देखकर। वो सैलरी भी बढ़ाना चाहती थी। इसी के साथ साथ जैसे आपस में बातचीत होती है, तो उस औरत ने मनोज की मम्मी से पूछा कि आपके घर में कौन कौन है, आपके पति क्या करते हैं। तो मनोज की मम्मी ने बताया कि मेरे 4 बेटे हैं, जिसमें मनोज सबसे छोटे हैं, बड़े वाले जो हैं वो ये हैं, और सब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो वो जो औरत थी उसने काफ़ी सहानुभूति दिखाई और फिर हस्बैंड के बारे में पता करा, तो बताया कि मनोज के पापा एक गार्ड की नौकरी करते हैं, जहाँ पर रात के 10 बजे उन्हें जाना पड़ता है और फिर सुबह वो काम पे से वापस आते हैं। तो उस औरत ने क्या करा, जब ये चीज़ सुनी कि घर में बच्चे हैं, तो उन्होंने क्या करा, कट्टा भर के खिलौने भेजे। अब जो खिलौने भेजे वो क्या क्या खिलौने थे वो आपको मैं पहले हाईलाइट कर देता हूँ, क्योंकि वो आगे कनेक्ट होने वाले हैं। उन खिलौनों में बिल्लियों के कुछ खिलौने थे जिसमें बिल्लियों की आवाज़ आती थी। उसके बाद जो गन होती है, बच्चों की गन आप देखते हैं, रिमोट कंट्रोल कार, और वो जो बंदर जो अपने आप जो है थालियाँ पीटता रहता है, ऐसे सारे खिलौने भेजे थे। तो जिस दिन मनोज की मम्मी वो सारा सामान लेके घर पे आई, तो पहले तो घर में बहुत खुशियों की किलकारी बज गई, क्योंकि बच्चों को खिलौने बहुत पसंद होते हैं। मनोज और उनके भाई खिलौनों की तरफ भागे और इस शाम घर में एक अलग ही खुशी का माहौल था। पूरे घर में खिलौने बजने की आवाज़ आ रही थी। मनोज की मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश थी इन सब चीज़ों को देख के, और मनोज की मम्मी को ऐसा लग रहा था कि अब जो लाइफ है वो कंप्लीट होनी शुरू हो गई है। लेकिन ये किसी बहुत बड़े तूफान से पहले की एक हल्की सी शांति थी। कुछ ही वक्त हुआ था, मनोज की जो मम्मी थी वो खिलौने लेके आई थी। घर में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। 4 लड़के और चारों पूरे दिन घर में खेलते रहते थे, तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। और वक्त वक्त के हिसाब से जो वो मैडम थी, जो माँ बेटे रहते थे, उसमें जो माता जी थी, वो इनको अप्रिशिएट करती रहती थी और इनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसे, कभी खाने के लिए कुछ ना कुछ, कभी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कपड़े वगैरह देती रहती थी। एक रात क्या हुआ, बच्चे घर में खेल रहे थे और खेलते खेलते धीरे धीरे करके सोने की पोजीशन आ जाती है। मनोज के जो पापा थे वो तो काम पे निकल गए थे, लेकिन मनोज की जो मम्मी थी वो अपने बच्चों के साथ एक कमरे में सो रही थी। हालांकि जिस एरिया में ये रहते थे वो कोई बहुत डेवलप्ड एरिया नहीं था, कोई पिछड़ा इलाका था जहाँ पर ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे। इसी हालात में ये बच्चे सो रहे थे। अचानक से मम्मी की आंख खुलती है, क्योंकि दूसरे वाले कमरे से शोर होने की आवाज़ आ रही थी। पहले इनकी मम्मी को एक बिल्ली के बच्चे की आवाज़ आती है, जैसे वो वहाँ से निकला और बड़ी ही मधुर आवाज़ में कुछ बोल के निकला। तो इनकी मम्मी ध्यान देने की कोशिश करती है, फिर उन्हें लगता है कि यार शायद घर में कोई बिल्ली का बच्चा आ गया होगा, लेकिन वो उठ के जाती है, देखती है वहाँ पर कुछ भी नहीं था। इनकी मम्मी कमरे में वापस आती है, चारों बच्चों की तरफ देखती है और चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, क्योंकि जब आप अपने बच्चों को सोते देखोगे तो देखोगे उनके चेहरे पे एक अलग से मासूमियत होती है। उनके दिमाग में आता है मनोज की मम्मी की कि चारों दिन में इतनी उड़धंग मस्ती करते हैं और अभी ऐसे सो रहे हैं जैसे पता नहीं जलियांवाले कांड में पूरा पीट के इनको सुलाया हो। उसके बाद इनकी मम्मी सोने के लिए लेटती है। बड़ी मुश्किल से 15-20 मिनट बाद नींद आई। तभी अचानक से ऐसा लगा जैसे दूसरे कमरे में जो गन थी वो अपने आप बजना स्टार्ट हो गई। इनकी मम्मी जाती है और देखती कि ये गन ऐसे कैसे स्टार्ट हो गई, मतलब इसमें सेल तो लगे हुए हैं। फिर इनके दिमाग में आता है कि पक्का अभी कोई पानी पीने उठा होगा और उसने चला के यहाँ पे छोड़ दी होगी बच्चों में से किसी ने। ठीक है, फिर दोबारा ये गन को उसी पोजीशन में रख देती हैं। थोड़ी देर बाद, मुश्किल से आधा घंटा बीता होगा, जब इनकी मम्मी सो रही थी, तो दूसरे कमरे में से ऐसा लगा जैसे बहुत सारे खिलौने एकदम से बजने शुरू हो गए। वो जो बंदर था जो प्लेट बजाता था पट्ट पट्ट करके, वो भी शुरू हो गया, गन भी शुरू हो गई, और वहाँ पे जितनी भी जो कार थी, जो रिमोट कंट्रोल टॉय कार थी, वो सारी एकदम से चलने लगी। इनकी मम्मी उठी और उन्होंने पूरा कट्टा जो है बांध दिया ऊपर से, ये सोच के कि बच्चे उठ रहे हैं, शरारत कर रहे हैं, या फिर इन्होंने पक्का कुछ ना कुछ तकनीकी खराबी कर दी होगी, पानी वानी डाल दिया होगा, जिसकी वजह से खिलौने अपने आप बज रहे हैं। इनकी मम्मी ने पूरे कट्टे को बांध दिया और फिर जब इनकी मम्मी सोने आई तो उनको सुकून की नींद आ गई। इनकी मम्मी सुबह उठती है और खाना वाना बनाती है बच्चों के लिए, सफाई के काम पर चली जाती हैं। बच्चे भी अपने अपने स्कूल निकल जाते हैं। पिताजी सुबह आते हैं, खाना वाना खाते हैं, थोड़ा टीवी वगैरह देखते हैं। तो इनकी मम्मी जब वापस आती है तो वहाँ पर बच्चे फुर्दंग मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे। तो इनकी मम्मी अचानक से बोलती है कि तुम्हारे लिए ये खिलौने लाने ना मेरा सबसे बड़ा डिसीजन था, सबसे गलत। तुम लोग खेलते हो और खिलौनों को ऑन करके रख देते हो, वो खिलौने रात भर इधर उधर घूमते रहते हैं। तो बच्चे छोटे थे, लेकिन सबसे बड़ा वाला जो भाई था मनोज का, वो इस चीज़ पर ध्यान देता है कि मम्मी, मेरे को लगता है कि भाइयों ने खिलौने बंद करके रखे थे, शायद उनमें कोई प्रॉब्लम होगी इसलिए वो बाहर निकल गए होंगे, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि खिलौने इन्होंने ऑन छोड़े थे। तो इनकी मम्मी ने फिर भी उस बात को सुना और आया गया कर दिया। हालांकि इनके जो पापा थे वो तो इन सब चीज़ों पर ध्यान भी नहीं दे रहे थे, उनका ध्यान था कि आज रात मुझे फिर नौकरी पे जाना है। तो इनकी मम्मी इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए अपने सफाई के काम पे वापस लग जाती हैं। मुश्किल से 10 दिन बीते होंगे, इनकी मम्मी ने अपने होश खोने शुरू कर दिए। वो अपने साथ कुछ लाती थी,
किसके घर से लाती थी, क्या लाती थी, ये किसी ने नहीं देखा। लेकिन जैसे बच्चे खेल के बाहर से आते थे बहुत थके हुए, कुछ खाने की कोशिश करते थे, तो मनोज की मम्मी साइड में बैठ के कुछ खा रही होती थी जो किसी बच्चे को भी वो नहीं देती थी। तो बच्चे मांगते रहते थे कि मम्मा आप क्या खा रहे हो, मम्मा हमें दे दो। इनकी मम्मी बोलती थी नहीं बेटा, ये तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए। अब मनोज ने हाईलाइट करा कि एक्चुअली में भाई देखने पर वो लड्डू जलेबी टाइप लगते थे, लेकिन बच्चों में से किसी को मीठे का ज़्यादा चाव नहीं था, और वो हालांकि भूखे इतने होते थे कि वो सीधा खाना खा के सोने चले जाते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरा और इनकी जो मम्मी थी उनका मेंटल पीस जो था वो कहीं अलग सा ही चला गया था। मतलब इनकी मम्मी आती तो बस एक कोना पकड़ लेती और पूरे टाइम सोचती रहती जैसे उनके साथ पता नहीं क्या ही अजीब हो रहा है। इस चीज़ को होते हुए 1 रात हुआ, 2 रात हुआ, 3 रात हुआ, चौथी रात फिर दोबारा जो है खिलौने बजने लगे और इनकी मम्मी उठती है और पूरे घर में चिल्लाती घूमती है कि मैंने मना किया था कि इन खिलौनों को बाहर मत निकालना। किसने निकाला बाहर? बच्चों को पीटने के लिए भागती है। तभी जो सबसे बड़े वाले भाई थे वो शांत कर देते हैं और सुबह आने पे पापा को बताते हैं कि पापा आपने मम्मी को ऑब्जर्व करा है, काफ़ी टाइम से मम्मी की जो चीज़ें हैं वो बहुत अलग सी हो गई है। मतलब मम्मी जो है अलग व्यवहार कर रही है। उस टाइम पर मम्मी जो थी वो घर में नहीं थी। तो मम्मी जब वापस आती हैं तो वो बुखलाई हुई थी। अचानक से चिल्लाना शुरू करती हैं बेवजह और सारे बर्तन फेंकना शुरू कर देती हैं। बच्चे इस रवैये को देख के बहुत ज़्यादा डर गए थे। आज पापा ने क्या करा, इनके एक मुँह बोले मामा जी को बुलाया। मतलब जो मम्मी थी जहाँ पर वो पहले रहती थी उनके आसपास कोई उनके भाई बने थे और वो जो भाई थे वो एक्चुअल इनके रियल मामा से ज़्यादा इन्हें प्यार करते थे, बच्चों को भी बहुत प्यार करते थे। और इनकी जो सबसे बड़ी खासियत थी, जो मामा थे वो एक भक्त आदमी थे। मतलब उनके ऊपर उनके देवता आया करते थे। तो जब वो आते हैं घर में देखने के लिए अपनी मुँह बोली बहन को, तो जैसे ही उनकी तरफ देखते हैं इनके पापा को एक ही बात बोलते हैं कि आपने मेरी बहन का ध्यान नहीं रखा और देखो उसकी क्या हालत हो गई है। तो यहाँ पर जो इनके पापा थे मनोज के पूछना शुरू करते कि आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, आप साफ साफ बताओ क्योंकि मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। और वहाँ पे जो मामा जी आए थे मुँह बोले, बस वो देखते हैं बच्चों की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि मैं रात को आऊँगा, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, रात को आता हूँ और देखता हूँ कि मैं क्या कर पाऊँगा। और ये बोल के वो वहाँ से चले गए। अब मनोज के पापा के दिमाग में ये बात आती है कि यार ये हुआ क्या। मतलब अच्छा खासा खेलता परिवार, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, घर में धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन अचानक से ये हुआ क्या। वो अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं, मतलब मनोज की मम्मी की तरफ, और उनकी जो मम्मी थी वो एक क्रीपी स्माइल के साथ इनके पापा को देख रही थी। इनके पापा ने जब ये क्रीपी स्माइल देखी तो वो डर तो गए थे, लेकिन बच्चों को संभालना भी था। इनके पापा ने वहाँ पर इस तरीके से रिएक्ट किया कि कुछ हुआ ही नहीं है, सब बहुत सही है, सब बिल्कुल आम बात है। लेकिन एक्चुअल में इनके पापा को पता चल चुका था कि कोई बहुत बड़ी शैतानी शक्ति इनकी मम्मी को पोजेस कर चुकी है। जिस तरीके से मनोज के मुँह बोले मामा जी बोल के गए थे कि मैं रात के 12 बजे आऊँगा और फिर मैं देखूंगा मैं क्या कर सकता हूँ, उसी तरीके से वो रात के 12 बजे आए। हालांकि 2-3 रातों के लिए इनके पापा ने जो है छुट्टी ले रखी थी सिक्योरिटी के पोस्ट से, तो ये भी इनके पापा जो थे घर पे थे। जब इनके मुंह बोले मामा जी आए तो उन्होंने इनकी मम्मी की तरफ देखा और इनकी जो मम्मी थी वहाँ पर उठी और चिल्लाना शुरू कर दिया और सारे बर्तन फेंकने शुरू कर दिए और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, चिल्लाने लगी। तो जो मामा जी बैठे थे उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि बैठ जा शांति से, इससे पहले कि मैं तेरे को भस्म कर दूं। तो वहाँ पर जो मनोज की मम्मी थी, मतलब उनकी खुद की मुँह बोली बहन, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। और मनोज ने इस चीज़ को मेंशन किया, अक्षय भाई मैं 10 साल का था, मुश्किल से 9-10 साल का रहूँगा, मैं अपनी मम्मी को देख के इतना बुरी तरीके से डरा। मुँह बोले मामा जी अचानक से पापा को बोलते कि घाट पे जाओ और वहाँ से ये सामान लेके आओ। ये लोग ऋषिकेश में रहा करते थे और वहाँ पर पूजा सामग्री का सामान इनसे मुश्किल से ही 400-500 मीटर दूरी पे बिकने लग रहा था। हालांकि रात के टाइम पे दुकानें बंद थी, लेकिन बहुत सारे लोग मनोज के पापा को जानते थे, तो मनोज के पापा गए और अपने साथ पूजा सामग्री का बहुत सारा सामान लेके आए। तो उस टाइम पर क्या हुआ, जब तक ये वापस आए तो मामा जी ने इनकी मम्मी को कंट्रोल में तो ले लिया था, क्योंकि उनके ऊपर जो देवता आते थे वो देवता आ चुके थे। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मनोज की मम्मी के ऊपर ऐसी कौन सी एंटिटी आ रखी थी जिसकी वजह से वो अपना मुँह नहीं खोल रही थी। वहाँ पर पूजा पाठ चलता रहा रात के 12 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक, वहाँ पूजा पाठ चलता रहा। सुबह 4 जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त लगा, इनकी मम्मी के अंदर से जो एंटिटी थी वो निकल के गायब हो जाती है। जैसे सुबह 4 बजे एंटिटी निकल के जाती है, इनकी मम्मी जिस घेरे में बैठी थी उस घेरे में बैठी बैठी बेहोश हो जाती है। अब जो मामा जी आए थे वो सुबह उठते हैं और बोलते हैं कि रात को 12 बजे मैं दोबारा आऊँगा और दोबारा पूजा करूँगा। पूरे दिन इनकी मम्मी सोती रही। कोई भी बच्चा जाता और बस इतना बोलता है मम्मा 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 आप ठीक हो। इनकी मम्मी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और बच्चा वहाँ से इतनी स्पीड से भागता सीधा पापा के पास। रात के 12 बजे के बाद दोबारा इनके मामा आते हैं, अपने साथ सामान लेके आते हैं। आज रात इनके पापा को नहीं भेजते, अपने साथ जो सामान लाए थे सीधा इनकी मम्मी को पकड़ते हैं बालों से और घसीटते हुए लेके आते, चिल्लाते हुए कि बता मेरी बहन के अंदर कौन है। फिर एकदम से उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई विजन सा आया, कुछ दिखा और कुछ एकदम से रिकैप सा दिखा कि कोई औरत है जो हंस रही है, सपने में आई, जैसे कोई विजन आता है
और मामा जी पीछे मुड़ के बोलते, तूने मेरी बहन को पकड़ा, चिंता मत कर, तुझे मैं बहुत घसीट घसीट के मारने वाला हूँ। मनोज की मम्मी के बाल पकड़ के घेरे के अंदर लेके गए और वहाँ पर पूजा पाठ शुरू कर दी। वो जो औरत थी, जो एंटिटी आ रखी थी, वो बस हंसती रही। जब भी मनोज के मामा जो मुंह बोले थे वो कोई भी आहुति देते तो इनकी मम्मी बुरी तरीके से हंसने लगती। अब जो देवता आए थे वो देवता भी पूछना शुरू करते कि कौन है तू, कौन है इसके अंदर आई है, सच सच बता दे, छोड़ दे इसे इससे पहले कि हमारा प्रकोप देखने को मिले। और सामने बैठी जो एंटिटी थी वो बस हंसती रहती, जो मनोज की मम्मी के अंदर आई थी। आज भी पूरी रात हंसने में निकल गई। और जो एक अलग चीज़ देखने को मिली, जब भी इनकी मम्मी हंसती, सामान इधर से उधर होता, वो खिलौने इधर से उधर होते, और वहाँ पर जो माहौल था वो इतना ज़्यादा डरावना हो गया था कि जिसको देखकर बच्चे बहुत बुरी तरीके से डरने लगे थे। तीसरी रात की बात आई जब इनके पापा को अपनी ड्यूटी पे वापस जाना था। तीसरी रात जो मामा जी आए थे मुँह बोले, वो वहाँ पर बैठे और दूसरे रिश्तेदारों को बुलाया गया, जो इनके रिश्तेदार थे वो लोग भी वहाँ पे बैठे हुए थे। जैसे ही रात के 12 बजे अचानक से इनके देवता इनके अंदर आ गए और बोलना शुरू करते कि आज रात तो तेरे को बताना पड़ेगा, इससे पहले कि हम अपना यज्ञ शुरू करते और तेरे को भस्म कर दे। वहाँ पर बैठे जो मामा जी थे उन्होंने 1-2 घंटे पूजा में लगाए और अचानक से सीधा बोलते हैं, मनोज के पापा को फ़ोन करके बुलाओ, जितनी जल्दी हो सके बुलाओ, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। और जब फ़ोन करके बुलाना शुरू करा तो मामा जी ने दूसरों के हाथों से फ़ोन छीना और बोले कि सुनो, जब तुम नौकरी से वापस आओगे तो आते टाइम रोड पे तुम्हें बहुत सारे लोगों की आवाज़ आएगी, बहुत सारे लोग तुम्हें बोलेंगे, मेरी खुद की आवाज़ आएगी, पीछे पलट के मत देखना, सीधा घर तक आ जाओ। इनके पापा ने मनोज के अपने बॉस से बात की, जो बॉस समझने वाले थे, और उन बॉस को साफ साफ बता दिया मेरी बीवी के अंदर ऐसे ऐसे कोई ऊपरी चीज़ आ गई है और मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत भी है और मेरे को वापस भी जाना है। तो वो जो बॉस थे उन्होंने इस चीज़ को समझा और इनके पापा को वापस भेज दिया। इनके पापा हाथ में लकड़ी का एक डंडा लेके चल रहे थे। पहले पीछे से आवाज़ आती है इनकी मम्मी की, मतलब मनोज की मम्मी की, कि आप कहाँ जा रहे हो, अगर आप चले जाओगे तो बच्चों को खाना कौन खिलाएगा, उनके लिए खाने के पैसे कहाँ से आएंगे। वो 4 कदम आगे चलते हैं तो उनकी जो स्वर्गीय मम्मी थी, जो अब इस दुनिया में रही, उनकी आवाज़ आती है कि बेटा ऐसे बच्चों का पालन पोषण करेगा क्या तू, ऐसे बच्चों को पालेगा तू। इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, अपना पूरा साहस लगा दिया। ऑलरेडी नेपाल से थे तो इन्हें पता था कि चीज़ें किस तरीके से चलती है। लकड़ी बजाते हुए रोड पर चलने लगे। वो जो एंटिटी थी वो अचानक से इनके पापा के मुंह के सामने आके खड़ी हो गई और देखने में वो इतनी ज़्यादा खौफनाक थी। इनके पापा ने बस आँख बंद करी और अपने इष्ट देव को याद करने लगे। वो जो लकड़ी हाथ में थी उसको बजा के बोले कि मेरे सामने से हट जाए, इससे पहले मैं अपने इष्ट देव को अपने अंदर बुला लूँ। उस एंटिटी को साइड होना पड़ा। ये चलते चलते सीधा घर में आए। घर में घुसते ही वो जो मुंह बोले मामा थे उन्होंने साफ बोल दिया, क्यों, तेरी माँ की आवाज़ आई थी, तेरी बीवी की आवाज़ आई थी, रोकने आई थी ना तेरे को, जल्दी आ अंदर, अब तेरी ज़रूरत पड़ेगी। अब इनके जो पापा थे एक्चुअली में उनके अंदर भी कोई शक्ति आती थी जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था, लेकिन मुंह बोले मामा को इस चीज़ के बारे में पता चल गया था। अब जैसे ही तीसरी रात इनके मामा जी के अंदर इनके देवता आए तो सबसे पहले जो देवता आए थे उन्होंने इनके मामा को मारना शुरू करा। मामा जी ने अपना मुंह नोचना शुरू कर लिया। क्यों, उस रात को इन्होंने ड्रिंक कर रखी थी और वो जो देवता थे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा चिढ़ गए थे। 15 मिनट पहले इनके मामा जी ने अपने आप को नोचा और बार बार माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी बहन को इस हालत में नहीं देख सकता था और मैं ऐसे इलाज नहीं कर सकता, इसलिए मुझे पीनी पड़ी। उसके बाद जो देवता थे ये चीज़ें सुनने के बाद वो शांत हुए। और वहाँ जो मामा जी बैठे थे वो अचानक से बोलते कि पूजा पाठ बहुत हो गया, अब मैं इस आत्मा को सीधा अपने अंदर बुलाऊंगा। तो सारे हैरान हो गए कि आप अपने अंदर क्यों बुलाओगे, इसकी मम्मी से पूछना शुरू कर दो। तो मामा जी बोलते मैंने अपनी शक्तियों से, अपने देवताओं की शक्तियों से उस एंटिटी को मनोज की मम्मी से दूर कर दिया है, लेकिन अगर उस औरत से हमें बात करनी होगी तो किसी के शरीर के अंदर तो हमें प्रवेश करवाना पड़ेगा। तो वो मामा जी बोलते हैं मैं अपने शरीर में बुला रहा हूँ, क्योंकि अगर इनकी मम्मी के शरीर में बुलाया, मनोज की मम्मी के शरीर में, तो मनोज की मम्मी को वो औरत लेके चली जाएगी। तो इनके मामा जी आँख बंद करते हैं और जोर जोर से चिल्लाना शुरू करते हैं, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो मेरे अंदर आके दिखा, ले मैंने अपने देवताओं को भेज दिया, जल्दी आ, मेरा शरीर तेरे लिए एक खुली किताब है। ये बोलते ही मामा जी के अंदर वो एंटिटी आ गई और एंटिटी के आते ही बच्चे बुरी तरीके से डर गए, क्योंकि इनके मामा जी पूजा के सामान को तो नहीं छेड़ पा रहे थे, लेकिन जहाँ जहाँ वो देख रहे थे, जिसको देख रहे थे उसी के पसीने छूट रहे थे। और वो जो एंटिटी थी वो जैसे ही मामा जी के अंदर आई जोर जोर से चिल्लाने लगी, हंसने लगी पागलों की तरह। मनोज के जो पापा थे वो बुरी तरीके से गुस्से में आ गए और चिल्ला के बोलते कि मेरी बीवी के अंदर से निकलेगी नहीं निकलेगी। सीधा मामा जी के बाल पकड़े और चिल्ला के बोलने लगे मेरी बीवी के अंदर से तू जाएगी नहीं जाएगी। एक्चुअली में पापा के अंदर की जो शक्तियाँ थी, जो उनके इष्ट देव या देवता थे वो आ गए थे और वो ज़ोर ज़ोर से उस आत्मा को चिल्ला के बोलने लगे। तो वो जो आत्मा थी एकदम से बुरी तरीके से डर गई, वो जो औरत की आत्मा थी, और वो मामा जी के अंदर बोलना शुरू करती है मैं जाऊँगी जाऊँगी, मुझे मारो मत, मुझे डांटो मत,
मुझे पता है आप कोई बहुत बड़ी शक्ति हो, मुझसे गलती हो गई, मैं बता रही हूँ ना, मैं बता रही हूँ। तो इनके पापा बोलते सच सच बता दे, इससे पहले मैं तुझे भस्म कर दूँ। यहाँ पे जो पूजा पाठ चल रही है वो तो तुझे कैद करेगा ही, लेकिन मैं या तो तुझे मुक्ति दिलवाऊंगा या तुझे भस्म कर दूंगा। तो मामा जी जो बैठे हुए थे उनके अंदर जो एंटिटी थी वो अचानक से रोना शुरू कर देती है, बुरी तरीके से रोना शुरू करती है। और वो बोलती है नाच ना, मेरा बच्चा देख रहा है, नाच के दिखाना, 5 साल का बच्चा देख हो रहा, देख जैसे तू घर में नाच के दिखाती थी वैसे नाच के दिखाना। तो इनकी मम्मी इतना ज़्यादा डर गई, वो नाचना शुरू कर देती है वहाँ पे, जैसे उस बच्चे के सामने नाचा करती थी। पर कौन सा बच्चा, कौन सी औरत, ये चल क्या रहा है, सारे वहाँ पे देखने लग रहे थे। तो अचानक से इनके पापा बोलते तू नचाएगी, तू नचाएगी, तेरे को अभी बोला ना कि सच सच बता तू कौन है, बता कौन है तू, इससे पहले तेरे को भस्म कर दें। तो वो औरत एकदम से फिर दोबारा रोना शुरू कर देती है और वो बताती है कि मैं तो अपने बच्चे के साथ उस घर में रहती थी, ये उस घर में काम मांगने आ गई, इसके ग्रह बहुत कमज़ोर थे, हमें लगा हम इसे पकड़ सकते हैं तो हमने इसे पकड़ लिया। 2-3 महीने हमने इसे कुछ नहीं बोला, हम इसे मीठा देते थे, ये मीठा ना अपने बच्चों से छुपा छुपा के खाती थी। ये बहुत लालची औरत है पता है। अब उस एंटिटी को क्या पता बच्चों को मीठा पसंद ही नहीं था। तो मनोज की जो मम्मी थी वो मीठा खाती थी और बच्चे देखते थे। फिर एकदम से बोलना शुरू करा, हमने बहुत सारे खिलौने भेजे थे, हम उन खिलौने के ज़रिए इनके घर पे आ गए थे और रात रात भर मैं अपने बच्चों के साथ उन खिलौनों से खेलती थी, ये उठ के देखती थी, हमने इसका शरीर हासिल कर लिया। अब बस इस औरत को हमें दे दो, ये मेरे बच्चे का ध्यान रखती है बहुत अच्छे से, अपने बच्चों से जितना प्यार करती है ना उतनी अच्छे से मेरे बच्चे से भी प्यार करती है, मेरे बच्चे के लिए बहुत नाच के दिखाती है, मेरे बच्चे के लिए इसे छोड़ दो, मुझे दे दो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी। तो इससे पूछते कि तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे और तुम्हारी मौत कैसे हुई। तो वो औरत बताना शुरू करती है, मेरा हरामी पति था, 1 नंबर का नशेड़ी, नशे करता था, एक दिन मुझसे लड़के मुझे और मेरे बेटे को मार के गटर में गाड़ के चला गया। गटर के ढक्कन को निकाल के देखना, हमारे शव अभी भी वहीं मिलेंगे। अब जो पापा वहाँ पे सुन रहे थे मनोज के, वो इतना गुस्से में हो गए, इतना गुस्से में हो गए, उन्होंने मनोज के मामा जी के बाल पकड़ के धड़ाधड़ मारने शुरू कर दिए। हालांकि वो मार उस एंटिटी को रहे थे जो एंटिटी थी, और लगे भी उसे ही रहा था। पापा के अंदर जो देवता आए थे वो बुरी तरीके से वहाँ पे मारने लग रहे थे और जोर जोर से बोल रहे थे, तू ये बता तुझे चाहिए क्या, चाहिए जो वो ले और निकल यहाँ से। अगर मेरी बीवी को तूने नहीं छोड़ा ना, मैं तेरे को घसीटता हुआ लेके जाऊंगा जहाँ तक ले जा सकता हूँ, और घसीट के जहाँ लेके जाऊंगा तेरे को और तेरे बच्चे को वहाँ कैद कर दूंगा। जितनी जल्दी हो सके इस शरीर को छोड़ और दफा हो यहाँ से, बता तुझे क्या चाहिए। तो वो एंटिटी डर जाती है बुरी तरीके से, मैं बता रही हूँ ना मुझे क्या चाहिए। एक काम करो, मैं इस औरत को छोड़ के चली जाऊँगी, मुझे श्रृंगार का सामान दे दो, मेरे बच्चे के लिए नए कपड़े दे दो और एक नागिन वाली अंगूठी दे दो, बस मुझे ये दे दो, मैं चली जाऊँगी। उस पेड़ के पास वहाँ पे जो गंगा जी बहती है उसमें बहा देना, मैं अपने बच्चे को लेकर चली जाऊँगी, लेकिन मेरे बच्चे को कैद मत करना। पहले ही मेरे पति ने हमें बहुत नुकसान दिया है, बहुत बुरी तरीके से मारा है, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं चली जाऊँगी, लेकिन मेरे बच्चे को नुकसान मत देना। अब ये बोलते ही जो मामा जी के देवता थे वो अंदर आ जाते हैं और वो जो औरत थी वो निकल जाती है। जो एंटिटी आई थी मामा जी के अंदर, जैसे ही देवता आते हैं, देवता एक गहरी सांस लेते हैं, क्योंकि इस टाइम पर मनोज के मामा जी का जो शरीर था वो बहुत हल्का हो चुका था, बहुत एनर्जी उनकी लग चुकी थी, और जो पापा के अंदर के देवता थे वो भी निकल चुके थे। तो अब जो साक्षात वहाँ प्रेजेंट थे वो मामा जी के अंदर के देवता थे, और वो बताना शुरू करते हैं कि मैं अभी एक पूजा करूँगा 2 घंटे की, उसके बाद मैं सामग्री दूंगा, और मनोज के पापा को बोलते हैं कि वो सामान सारा का सारा आपको बहा के आना है। जब आप जाओगे तो क्रिया का पूरा तरीका बताया गया कि जब आप जाओगे आप अकेले नहीं जाओगे, जो घाट बहता है जहाँ गंगा निकलती है वहाँ पर आप जाओगे, अंदर बैठोगे, और वहाँ पे बैठने के बाद जो पहला पत्थर आपके पैर पर लगेगा उस पत्थर को आपको निकाल के आना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना। इसी तरीके से 2 घंटे वहाँ पे क्रिया चलती रही, जहाँ पर बार बार मनोज की जो मम्मी थी वो अपना मुँह नीचे करके बस ऐसे ऐसे हिलाती रहती थी, जैसे अब भी पोजेशन की पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन वो जो देवता थे वो बार बार चिल्ला के बोलते हैं कि तूने अभी बोला था ना तू जाएगी, फिर दोबारा तू अपना रंग दिखा रही है, रुक जा, तेरे बच्चे को कैद करना पड़ेगा। तो फिर दोबारा एकदम से इनकी मम्मी होश में आती कि क्या हुआ, सब ठीक तो है। और ये सारी चीज़ें वो जो 4 बच्चे वहाँ बैठे थे वो देख रहे थे और बुरी तरीके से डरे हुए थे। अब जब सारी पूजा कंप्लीट हुई तो इनके पापा निकले अपने 2-3 रिश्तेदारों के साथ उस गंगा घाट के पास गए, और जैसे ही ये उस गंगा में उतरे जहाँ से गंगा बह रही थी, अचानक से चिल्लाने की आवाज़ आती है उस एंटिटी की। वो एंटिटी पूरी कोशिश कर रही थी कि इनके पापा को बहा के ले जाए ताकि पापा भी जाए साथ में और दोबारा इनकी मम्मी के ऊपर आ जाए, लेकिन इनके पापा ने अपने इष्ट देव को याद करना शुरू कर दिया था। वहाँ पे पहला पत्थर जो पैर पे लगा उसे उठाया, और जैसे ही पत्थर को लेके निकले बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने चिल्लाने की आवाज़ आई, और एकदम से 2 मिनट बाद वो सारी आवाज़ें बंद हो गई। इनके पापा वापस उस पत्थर को लेके घर पे आते, उस पत्थर को वो जो मामा जी आए थे मुँह बोले वो अपने पास रखते और बोलते बस मैं आप देख लूँगा मुझे क्या करना है। अब जो इनकी मम्मी है वो पूरी तरीके से मुक्त हो चुकी हैं। वहाँ पर से सारा पूजा का सामान उठाया गया, सामग्री का सामान उठाया गया, और पता चला कि जहाँ पर इनकी मम्मी खुद से काम मांगने गई थी,
जिस घर में गई थी वो घर एक्चुअली में बस ऐसे ही पड़ा हुआ था। इनकी मम्मी को सब चीज़ें दिखती थी। इनकी मम्मी वहाँ से खिलौने उठा के लाई, इनकी मम्मी वहाँ से मीठा उठा के लाई। वो जो औरत और बच्चा रहते थे एक टाइम पर, उनके खिलौने थे वो जो इनकी मम्मी को दिखा करते थे। वो औरत अपने बच्चों के खिलौने वहाँ पे छोड़ के मरी थी। जब वो मरी थी इनकी मम्मी सब कुछ समेट के अपने साथ लेके आ गई थी, और वो औरत जो थी वो इनकी मम्मी के ऊपर धीरे धीरे हावी होती चलेगी। जो भी मीठा इन्हें मिलता था वो एंटिटीज़ पता नहीं कहाँ से ला के प्रोसेस करके उसमें ब्लैक मैजिक या जो भी था जो चीज़ें देती थी, इनकी मम्मी घर में नहीं देती थी क्योंकि घर में मीठा कोई खाता नहीं था और इनके पापा का बाहर का खाना मना था, वो सिर्फ घर का खाते थे। वो तो शुक्र है इनके घर में कोई ड्रिंक नहीं करता था, नॉनवेज कभी कभार बनता था, लेकिन नेपालीज़ में तो बनता ही है नॉनवेज। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें समझ में आती है कि भाई नौकरी के लिए कभी आप ऐसी चीज़ें मत कर दो, ऐसी चीज़ें मत ढूंढ लो जिसकी वजह से आप ही दिक्कत में पड़ जाओ। आखिरी में आके मनोज की मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन अब मनोज ने 2025 में जो चीज़ें मुझे बताई कि भाई वो जो मामा जी थे मुँह बोले वो तो नहीं रहे, लेकिन मनोज ने बताया कि भाई मेरे पास ऐसे बहुत सारे रियल इंसिडेंट है क्योंकि नेपाल में हमने बहुत कुछ देखा है। मैंने तो दिल्ली और ऋषिकेश में ही बहुत कुछ देखा जो उन्होंने चीज़ें बताई, और उन्होंने बताया कि मैं खुद एक गिफ्टेड चाइल्ड हूँ। मतलब उन्होंने बताया जब मेरी मम्मी मुझे कंसीव कर रही थी और मेरा डिलीवरी का टाइम हो गया था तो किसी रीज़न से मैं आ नहीं रहा था, मैं अटक गया था अपनी मम्मी के पेट में डिलीवरी के टाइम पे। तो मेरे पापा जो थे वो हमारे इष्ट देव के मंदिर गए जहाँ पर उन्होंने एक घंटा चढ़ाया था ऋषिकेश में, और वहाँ पर मन्नत मांगी थी। तो जब मैं पैदा हुआ था हमारे गांव से बहुत सारे पुरोहित आए थे मुझे देखने के लिए, और उन्होंने बताया था कि ये जो लड़का है ये मन्नतों से हुआ है, इष्ट देव हमेशा इसकी रक्षा करेंगे और इष्ट देव इसके शरीर के अंदर भी आएंगे। तो मनोज ने बताया 2017 का वो पहला टाइम था जब मेरे अंदर मेरे इष्ट देव आए थे, और अब मेरी मम्मी के अंदर मेरे दादा दादी आते हैं, पापा के अंदर वो शक्ति चलती है, और मेरे अंदर मेरे इष्ट जो है वो भगवान आते हैं। तो हमारा पूरा परिवार प्रोटेक्टेड है। स्ट्रगल हमने देखा, स्ट्रगल हम आज भी देख रहे हैं, लेकिन आखिरी में आके मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में उन्होंने बताया कि पैसों का लालच इतना मत करो कि आप किसी ऐसी जगह तक पहुंच जाओ जो जगह शापित हो। सोचो वो घर शापित था। कुछ लोग घर ऐसे ले लेते हैं, कुछ लोग नौकरी ऐसे ले लेते हैं, कुछ लोग पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं इस हालात को देखते हुए कि यार अगर एक रेफरेंस से कोई बाई भेज रही है तो वो भी तो सोच समझ के भेज रही होगी कि ये घर अच्छा है तो मैं किसी को रेफर कर दूँ। आप खुद से चल के चले जाओगे, सोचो किसी ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ क्राइम होता हो तो सबसे पहले आप शिकार बन जाओगे। ये एक ऐसा रियल इंसिडेंट था जहाँ पर मैं खुल के बता पाया अपनी राय कि गरीबों की ज़िंदगी क्या होती है, क्योंकि शुरुआत हर किसी की गरीबी से होती है। जैसे आपने भी कभी ना कभी वो दिन देखे होंगे जहाँ पे आपको लगा हो कि यार हम जो दिन देख रहे हैं शायद वो हमारे नसीब में है नहीं, लेकिन ये पूरा कर्म का चक्कर होता है। जो कर्म हमने पिछले जन्म में किया, इस जन्म में किया, वो हमें भुगतने पड़ेंगे। इसी के साथ मैं ये बोलता हूँ कि हमारी जो रिक्वेस्ट रहती है हमेशा से वो क्या रहती है कि नए व्यूअर जो हमारे चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन होता है, यही चीज़ हम आपसे मांगते हैं। क्योंकि सब्सक्राइबर से रियल इंसिडेंट लेना, रिकॉर्डिंग लगाना, कॉमेंट करवाना, फिर पिन करवाना ताकि आप उनसे बातचीत कर पाए, तो ये बहुत मुश्किल काम होता है। इसके बाद यही कहूंगा कि हमारा दूसरा जो चैनल है उसका नाम है अक्षय वशिष्ठ होरर शो, जिस पर सब्सक्राइबर आते हैं अपने रियल इंसिडेंट बताने। गेस्ट तो आते हैं बट ये हमारी यूएसपी है कि हम सब्सक्राइबर्स को भी इनवाइट कर रहे हैं। अगर आपके साथ कोई हादसा हुआ हो जो आपको लगता है कैमरे पे बताने वाला है तो उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, वो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। रिकॉर्डिंग को एक बार टीम रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। दिल्ली में हमारा सेंटर है, कैमरे के सामने बैठ के हम आपस में बात करेंगे और जनता के लिए कुछ ऐसी चीजें लेके आएंगे जहां से किसी की गलती किसी की सीख बन पाए। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ से नरेट करूंगा अपनी आवाज में। इंस्टाग्राम, यूट्यूब को जो आप प्यार दे रहे इसी तरीके से देते रहिए, और फेसबुक पे हम अभी अवेलेबल नहीं है, जिस दिन आएंगे उस दिन बता दिया जाएगा। तो अगर इस वीडियो को आप किसी भी फेसबुक प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो उसे अभी के अभी अनफॉलो कर दीजिए ताकि कोई क्राइम ना हो पाए, क्योंकि बहुत सारे फेसबुक पेज हमारी जो है वीडियोस अपलोड करके अक्षय वशिष्ठ बनने का दावा करके बहुत सारे फ्रॉड कर रहे हैं, और अगर हम तक कोई केस आएगा तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, क्योंकि हम पहले ही अपने बार बार पॉडकास्ट और वीडियो में बताते आए हैं कि फेसबुक पे जो अपलोड हो रहे हैं फेसबुक पे हम अभी अवेलेबल नहीं है, जिस दिन होंगे उस दिन बता दिया जाएगा। और आखिरी में आके ये कहूँगा अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, अपने घर का थोड़ा सा ध्यान रखिए, शुद्धिकरण करवाइए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, जितने भी देवताओं भगवान को आप मानते हैं उनकी आरती और चालीसा चलाते रहिए ताकि नेगेटिविटी दूर रहे। भाई बहनों को प्यार दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके हमारी वीडियो दिखाइए, यहाँ से भी कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इसके बाद ये कहूँगा नई वीडियो नई पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल। उस टाइम भी उस आत्मा ने पीछा नहीं छोड़ा था, उनके पीछे पीछे गई थी रोकने के लिए कि अगर ऐसा कर लेते ना तो मैं फिर मुक्ति नहीं मिलेगी, ये सब होगा कुछ। तो उन्होंने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। पापा गए, पापा ने वो सब सामान बहाया गंगा जी में, अंगूठी, सिंगार, कपड़े, खिलौने, सब कुछ गंगा जी में बहा, फिर डुबकी लगा के अंदर से वो पत्थर निकाला। जैसे वो पत्थर निकाला ना
तो वहाँ पे वो आत्मा चिल्लाई बहुत तेज। पापा फिर फ़ोन कट के जैसे आने लगे, जब पापा ने बताया ना कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। हमने पूछा क्या हुआ था, पापा कुछ नहीं। पापा कहने लगे पीछे से पता है तेरी मम्मी की आवाज़ आ रही थी, देखो तुम कहाँ जा रहे हो काम छोड़ के, कैसे बच्चों को पालोगे, काम छूट जाएगा। फिर बोलने लगी मम्मी को कि तू नाच, तू नाच, तू जैसे नाचती थी ना वैसे नाच, तू नाच।